लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन के दो रूल पढ़े थे। पहला रूल था हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा रूल था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस लेक्चर में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर गिवन है, जैसे एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर एंड सेकंड है हमारा बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर हमारे पास गिवन है तो हम इन दोनों को पैरेललोग्राम लॉ से कैसे ऐड करते हैं। पहला काम हमें क्या करना है कि ए वेक्टर जो है हमारे पास उसको ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है, और बी वेक्टर को इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है, जिससे दोनों के टेल क्या करने चाहिए, आपस में मीट करने चाहिए। अब क्या करना है, इन दोनों साइड्स के पैरेलल में एक हमें क्या लेना है, जस्ट पैरेलल, इस साइड के जस्ट पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और ए साइड के भी जस्ट पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे ये पैरेललोग्राम के शेप में हमें दिखाई देने लगे। और हमारे सपोज कर लो ये पॉइंट है हमारा ए, ये है बी, ये सी पॉइंट है और ये क्या है हमारा डी पॉइंट। अब हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना है जहाँ पे इन दो वेक्टर्स के टेल मीट करते हैं, वहाँ से एक हमें डायगोनल ड्रॉ करेंगे और यही जो डायगोनल होगा हमारा, यही क्या होगा, इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डायगोनल जो है हमारा लिख सकते हैं द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम represents the sum of two vectors, जो ये डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, यही क्या करेगा, इन दो वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या है कि अगर हम सपोज करते हैं इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, एंगल कितना है इसका, थीटा है, और जो हमने डायगोनल है, डायगोनल का एंगल ए वेक्टर के साथ अल्फा है, इसका एंगल ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। और जो डायगोनल हमने ड्रॉ किया है, ये जो डायगोनल है जिसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे या सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स बोलेंगे, ये ए वेक्टर के साथ थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से, जो हमारा पॉइंट सी है या डी है, जो भी है, सी है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और इस वेक्टर को हमें क्या करना है, आगे की तरफ और बढ़ा देना है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास कैसा होगा, थीटा होगा, ठीक, क्योंकि ये तो सेम ही एंगल पे हो, क्योंकि इसके पैरेलल जस्ट ये। तो अगर ये एंगल थीटा है, इस वेक्टर के साथ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब ये पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज करो ई, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। जो ये वेक्टर है वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी, मतलब इन दोनों का समिशन ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने ये वेक्टर ए लिया, इसके जस्ट पैरेलल हमने एक वेक्टर बनाया, तो ये भी ए के इक्वल होगा और ये क्या होगा, बी के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो हमारे पास ये ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ये पूरा ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ए सी ई, ये ट्रायंगल जो हमें दिख रहा है, इसमें हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। इन ट्रायंगल, ऐसा हम लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या दिखाई देगा हमें कि ये क्या हो गया हमारे पास, ए सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया जिसका एंगल हमारा क्या है, अल्फा है। अब क्या करना है हमें,
ए ई जो हमारे पास है इसको हम लिख सकते हैं, देखो ए ई हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ई। ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई हमने लिख दिया। ए ई को ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर प्लस सी ई का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे ए बी की तो वैल्यू पता है कितनी है, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, ए है। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, बी ई की। तो बी ई की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास, ये हमारा क्या है, बी है। ये वेक्टर हमारा क्या है, बी है, क्योंकि जस्ट इसके पैरेलल हमने वेक्टर ड्रॉ किया था। और ये एंगल कितना इसके साथ बना रहा है, ये थीटा एंगल। तो इस बी वेक्टर का हम क्या करेंगे, इधर कंपोनेंट लेंगे, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को बी सी ई ट्रायंगल को हमने क्या किया, ऐसा बना लिया इस साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये ई हो गया और ये सी हो गया। ये एंगल है हमारा थीटा। तो हमने इसको इस साइड बना लिया। अब इसमें अगर हम लगा दें कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दें तो हमारे पास बी ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें बेस कितना है हमारे पास, बी ई, ठीक है, और हमारे पास हाइपोटेनस कितना है, बी, ठीक। तो हमारे पास बी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी कॉस थीटा। तो बी ई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, बी कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे वैसे ही अब सी ई की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो सी ई की वैल्यू के लिए हम क्या लगा दें, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर सी ई अपॉन हाइपोटेनस बी सी, ठीक है। और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी है। तो हम साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सी ई अपॉन बी। तो सी ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास सी ई की भी वैल्यू आ जाएगी और बी ई की भी वैल्यू आ जाएगी। बी ई की वैल्यू हमारी हो गई बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, और सी ई की वैल्यू हमारी हो गई बी साइन थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ए बी की वैल्यू तो हमारे पास ए है, हमने ए वैल्यू पुट कर दी। बी ई की वैल्यू है हमारी बी कॉस थीटा, बी ई की वैल्यू है हमारी बी कॉस थीटा, इसका क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर प्लस सी ई, सी ई की वैल्यू है हमारी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो टू ए वेक्टर बी वेक्टर, टू ए बी होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए की वैल्यू तो ए है और बी की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा। तो हमने इसको ओपन कर लिया, और इसको भी अगर हम ओपन कर दें तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को एक साथ लिख लो। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, बी स्क्वायर हमने क्या किया यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट बी स्क्वायर कॉमन लेंगे अगर, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टू ए बी कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मैं इधर लिख लेता हूँ, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और ये क्या बचेगा, प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू जो भी है हमारे पास, ये हमने जो
डायगोनल ड्रॉ किया था, जो कि हमने रिजल्टेंट या सम माना था, ठीक है, हमने सपोज जिसको सम किया था, उस सम की वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और इसको अगर हम इसका रूट ले लें तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। जो ए सी था वो हमारा रिजल्टेंट था, तो दो वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। मॉड का मतलब क्या हो गया, हम केवल बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की, ठीक है, 2ab cos थीटा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड हमारा क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट होता है अगर दो वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसको कहीं कहीं पे पी से अगर कहीं डिनोट किया है, इसको क्यू से डिनोट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, R1 या R2 से रिप्रेजेंट किया तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा। अगर हम रिजल्टेंट को R से भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देगा, R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये तीनों का मतलब एक ही है कि हम सम बता रहे हैं। हम रिजल्टेंट R से भी डिनोट करते हैं, a प्लस वी का मॉड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी ऐसे भी लिख सकते हैं। इन तीनों का मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, ये है। अब इस फॉर्मूले का हमें बार बार यूज़ करना है और दो वेक्टर के रिजल्टेंट को हमेशा हमें फाइंड करते रहना। अब हमारे पास अगर एंगल फाइंड करना हो, अगर सपोज करो एंगल हमें फाइंड करना हो कि अल्फ़ा एंगल कितना है, दोनों का रिजल्टेंट तो हमें पता चल गया, ए सी की वैल्यू हमें पता चल गई। अगर हमें पता करना है कि ये ए के साथ कितने एंगल पे है या बी के साथ कितने एंगल पे है, तो उस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फ़ा लगा देना है। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल जो ए सी ई है, ए सी ई ट्रायंगल में जिसमें हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, उसी में हमें क्या करना है, tan अल्फ़ा लगा देना। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा सी ई, और बेस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी ई। तो हमारे पास अगर अल्फ़ा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम इसको यहाँ पे tan अल्फ़ा लगा देंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इस ए सी ई ट्रायंगल को हम एक बार यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ए सी ई ट्रायंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल है हमारा अल्फ़ा, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया ई, और ये हमारे पास क्या हो गया सी, ठीक है। इसकी वैल्यू थी हमारी ए, ठीक, और इसकी भी वैल्यू हमने निकाली। बी ई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, बी ई की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी, वो आया था बी कॉस थीटा, ठीक है। और सी ई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, बी साइन थीटा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो हमारे पास ए सी ई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी ई या ए ई सी जो भी हम लिखें, ए सी ई, tan अल्फ़ा अगर हमने यहाँ पे निकाला इस ट्रायंगल का, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी ई अपॉन ए ई, ठीक है। ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू सी ई की वैल्यू तो है हमारे पास बी साइन थीटा, ठीक है। और ए ई को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई, और हमें जहाँ तक पता है ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है हमारी ए बी की वैल्यू तो हमारी ये है, प्लस बी ई की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा। तो अगर हमारे पास ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए,
लिख सकते हैं अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। एंड थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और हमारे पास अल्फा जो होगा वो ए वेक्टर के का एंगल है। अगर हमें फाइंड करना है कि बी वेक्टर के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, तो हम क्या कर देंगे, थीटा माइनस अल्फा करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, हमने रिजल्टेंट के दो फॉर्मूले में मिले। एक तो हमने एंगल फाइंड किया कि रिजल्टेंट का एंगल कितना है एक वेक्टर के साथ, दूसरा हमने रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करी। रिजल्टेंट जो हमारा AC हमारा था उसका आंसर था हमारे पास, हमने निकाला ये डिराइव करके a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, दूसरा काम हमने क्या किया कि इस रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है, जो कि हमने ए वेक्टर के साथ अभी निकाला है, बी वेक्टर के साथ भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ठीक है, अब ये दो चीज़ें आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग जो कि हमें पता होने चाहिए इन वेक्टर्स के रिगार्डिंग। तो पहला पॉइंट है कि ये रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा, जब cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा, जब cos थीटा की वैल्यू, देखो इसमें रिजल्टेंट में क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, ये रिजल्टेंट ही तो है AC जो रिजल्टेंट है उसमें cos थीटा आ रहा है। अब जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कितने एंगल पे होती है, 0 डिग्री पे। ठीक है, अगर दो वेक्टर आपस में एंगल बना रहे हैं 0 डिग्री का, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अगर दो वेक्टर आपस में 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो इनका रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। देखो कैसे, अगर हम AC को R से डिनोट करें तो R इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब थीटा cos 0 हमने ले लिया, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √a² + b² + 2ab cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, R इक्वल्स टू a² + b² + 2ab हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको हम a² + b² + 2ab को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर हम यहाँ पे लिखते रहेंगे, यहाँ पे बनाते रहेंगे ऊपर। और R इक्वल्स टू देखो अब स्क्वायर है और रूट में है, तो अगर हम इसको बाहर लेके आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a + b। मतलब ये समझो कि R जब रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब उनके बीच का एंगल 0, तो R हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। R विल बी मैक्सिमम कब, कौन सी कंडीशन पे, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 है दो वेक्टर के बीच में। ठीक, रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम होगा अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है। एंगल 0 का मतलब क्या हो गया कि ये एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, अगर ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये वेक्टर R रिजल्टेंट जो है उसका वैल्यू मिनिमम कब होगा, R जो हमारे पास अभी तो हमने देख लिया कि R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम कब होगी, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि R की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मतलब रिजल्टेंट दो वेक्टर का मिनिमम कब होगा, जब इन दोनों की, ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का होगा। क्योंकि हमारे पास जब मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें रिजल्टेंट का, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू भी मिनिमम होनी चाहिए।
कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जैसे मैक्सिमम के लिए हमें कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए थी, वैसे ही मिनिमम के लिए हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम चाहिए। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कॉस की वैल्यू -1, 0 और 1 के बीच में ही क्या करती रहती है, ऑसिलेट करती रहती है। तो मिनिमम कितना हो सकता है, -1, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1। तो जब 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है और 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1, जो कि कितने डिग्री पे होती है, 180 डिग्री पे। तो मतलब एक दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पे रखे हुए, मतलब वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। जो दो वेक्टर 180 डिग्री पे रखे हुए, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास मिनिमम होगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर हमारे पास 180 डिग्री है, सपोज करो एक ये वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट लिखा जाएगा, जैसे हम रिजल्टेंट आर से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास a² + b² + 2ab cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, -1। cos 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1। तो जो हम -1 वहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2ab, और r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो √a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू a - b। r विल बी मिनिमम इन दिस केस। इस केस में r जो होगा, r मतलब रिजल्टेंट या सम ऑफ टू वेक्टर a और b का सम जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ये मैक्सिमम होगा। अगर एंड मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि a एंड b, हम लिख सकते हैं a एंड b वेक्टर, ये क्या है, एंटी पैरेलल। उस केस में क्या थे, दोनों पैरेलल थे। तो जब एंटी पैरेलल होंगे, मतलब क्या कह सकते हैं, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में भी है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास मिनिमम होगी, ठीक है। अब थर्ड है हमारे पास, हमने देख लिया कि रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा, 0 डिग्री पे रिजल्टेंट, अगर दो वेक्टर 0 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और अगर दोनों 180 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर है हमारे पास a और b, और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, इक्वल है। जैसे एक वेक्टर है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, हम मान लें b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल है। तो हम रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, देखो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू b, मतलब a की जगह पे b लिख दें या b की जगह पे a लिख दें, अगर दोनों इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। अब चाहे तो हम a की जगह पे b लिख दें या b की जगह पे a लिख दें, तो हम क्या करते हैं, b की जगह पे हम a लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, a² + a² + 2a × a cos थीटा। अगर b इक्वल्स टू a है तो हम b की जगह पे a लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2a² + 2a² cos थीटा, ठीक है। मतलब ये दोनों ऐड हो गए, क्या हो गया, 2a² और ये भी क्या हो गया, 2a² cos थीटा। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2a² को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, 1 + cos थीटा, एक बच गया हमारे पास 1 + cos थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, a को बाहर ले सकते हैं और इसमें हम कोई भी एक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, cos थीटा का कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिससे हमारे पास आगे इसका रिजल्टेंट जो आएगा, हम cos 1 + cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें रिजल्टेंट हमारे पास आएगा 2a cos थीटा/2।
ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था कि 1 + cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वो हमने पढ़ा था। उस आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, 2a cos थीटा बाई 2। अगर दो वेक्टर हमारे पास कैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है। अगर हमारे पास दो वेक्टर ऐसे हैं कि वो ऑर्थोगोनल है, मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं ए एंड बी, दो वेक्टर ऐसे हैं जिसमें थीटा कैसा है 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, फिर वही r = √a² + b² + 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती। तो r = क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ये पूरा टर्म 0, और ये हो जाएगा √a² + b²। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक ये ए वेक्टर है सपोज करो, तो दूसरा वेक्टर ये बी है जो ए के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, ये रिजल्टेंट जो है हमारे पास, ये रिजल्टेंट होगा √a² + b², ठीक है। और ये हम चाहते हैं, तो अगर हम अल्फ़ा ये निकालना चाहते हैं, ये इस फॉर्मूले से हम इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे कि जब एंगल 0 डिग्री हो तो क्या होगा, या एंगल 90 डिग्री हो दो वेक्टर्स के बीच में तो क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा। और अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या केस बनेगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कवर करने थे। फॉर्मूले को तो हमने ये डिराइव किया, और कुछ स्पेशल केसेस भी हमने देख लिए, कि अगर सपोज करो कि हमने बात करी अभी कि एक कोई वेक्टर है, जैसे हमने सपोज करो एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये लग रहा है 10 न्यूटन, और दूसरा भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, सेम इसी डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है ये दोनों, ठीक है। इन दोनों के मतलब पैरेलल भी हो सकते हैं, सेम लाइन में भी कह सकते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, अपोज तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो इनका नेट फोर्स, मतलब इनका रिजल्टेंट जो कहलाएगा, वो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, हमें जब पता चला है कि अभी हमने देखा कि अगर थीटा = 0 डिग्री है दो वेक्टर्स के बीच में, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए चुपचाप हमें क्या कर देना है, दोनों को सिंपल तरीके से ऐड कर देना है, 5 + 10 = 15 न्यूटन, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो हमें सिंपल एक ही उठा के, जैसे हम अलजेब्रिक एडिशन करते हैं वैसे ही हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें उन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना, जैसे हमने यहाँ पे अभी ये फाइंड किया। सपोज करो इसी का एग्जांपल और ले लेते हैं कि ये 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है, और 5 न्यूटन इसी बॉडी पे इस डायरेक्शन में लग रहा था। तो अब रिजल्टेंट अगर हमें फोर्स निकालना हो तो R = क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, 180 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में। तो हमें क्या कर देना है, जब थीटा = 180 होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालना है, हमें डायरेक्ट a - b कर देना है। तो a अगर हम इसको मानते हैं, b इसको मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 - 5, और ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 न्यूटन। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास ये तरीके थे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। ये हमारा लास्ट लॉ था वेक्टर लॉ एडिशन का, ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर जो है हमारे पास हैं उनका सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, इनको मतलब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है, कुछ तरीका अलग नहीं होता है, बस फॉर्मूले में हमारे पास, जैसे हमारे पास अभी हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाला, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा,
उस फॉर्मूले में बस क्या आ जाता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाता है, और फॉर्मूला वाइज कुछ और चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है? किसी भी दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने का ये तरीका है कि जैसे हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास ए वेक्टर है, कैपिटल ए से मैं डिनोट कर देता हूँ, और दूसरा हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। अब हमारे पास इनके बीच का एंगल है थीटा। अब हमारे पास तो एक तरीका है कि इन दोनों को अगर हमें ऐड करना हो तो पैरेललोग्राम मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एडिशन निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, बट हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी वही मेथड ही हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का ये जो बी वेक्टर है इसका एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर देंगे इसी पॉइंट से। इसका नेगेटिव वेक्टर का मतलब मैंने बताया था कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, कि नेगेटिव वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। तो हमने क्या किया, इस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा था, तो अब ये दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में एंगल, क्योंकि ये टोटल कितना है, 180 है। ठीक है, ये टोटल कितना है, 180, ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा। अब इन दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो वही डायगोनल फिर हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास, ये इसका हमने सपोज कर लिया ये रिजल्टेंट है, जो कि यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका है कि हम दूसरा जो वेक्टर है उसका हम एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लें। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि a माइनस बी, मतलब इन दोनों वेक्टर को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। क्या a माइनस बी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, a माइनस बी कैन बी रिटन एज, a माइनस बी कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस बी वेक्टर। इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी वेक्टर ही है। तो अब क्या है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और उसके बाद फिर हमें क्या कर देना, इन दोनों पे सेम वही एडिशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, अब क्या है, सब इसमें देखो a और b के बीच का एंगल कितना था, द एंगल बिटवीन, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज थीटा। ठीक, बट अगर हमने इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो a और माइनस बी इसको मैं लिख लेता हूँ, द एंगल बिटवीन a एंड माइनस बी वेक्टर, a एंड माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो अब क्या करना है, सिंपल सी बात है कि a एक हमारा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमारा माइनस बी है, इन दोनों के ऊपर एडिशन का फॉर्मूला हमें क्या कर देना है, लगा देना है। तो हमारा एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है माइनस बी, और उनके बीच का एंगल हमें पता है 180 माइनस थीटा। इन दोनों पे बस वही क्या कर देना है, हमें इनका रिजल्टेंट निकाल देना है। कौन से मेथड से, वही r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के मेथड से। तो हम क्या कर देते हैं, हम लिखते हैं a माइनस बी, ठीक है, का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, कि थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और ये माइनस साइन की वजह से यहाँ पे साइन आ जाएगा एक माइनस, बस इसमें डिफरेंस कोई नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका रिजल्टेंट, ए स्क्वायर, अब ये माइनस बी का स्क्वायर है तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी का बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ए माइनस बी अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो उसका आंसर आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा उसका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसको हम कैपिटल एस से अगर डिनोट करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कैपिटल एस का मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और अगर हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, तो सेम वैसे ही जैसे हमने वहाँ पे एंगल फाइंड किया था, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें क्या कर देना है,
क्या था हमारे पास फॉर्मूला, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बस यहाँ पे थीटा ही तो चेंज हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ता है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने देखा था कि 180 माइनस थीटा हमारा किस कोऑर्डिनेट में पड़ता है, ये हमारा था किस कोऑर्डिनेट में, ये था हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल फॉर्मूला आ जाएगा, बी साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास tan अल्फा, मतलब इसमें क्या है कि सबमिशन में और एडिशन में बस फ़र्क कितना है कि यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है, और जब हम एंगल निकालने जाएंगे तो नीचे एक माइनस साइन आ जाएगा। बस सेम तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, जैसे एडिशन का होता है वैसे ही सब्सट्रैक्शन का होता है। तो अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो हम बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा से फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा ए वेक्टर से इस रिजल्टेंट का एंगल था, ठीक है, जो समेशन इसका सब्सट्रैक्शन था, सब्सट्रैक्शन वेक्टर था, उसका ए वेक्टर से एंगल अल्फ़ा था। अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहें तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक दो एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसको, तब हमें क्या और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, टू वेक्टर्स ऑफ 10 units and 5 units make an angle 120 degree with each other. Find the magnitude and angle of resultant with vector of 10 unit magnitude. मतलब हमारे पास दो वेक्टर है, एक 10 यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। अब वो वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, कोई भी मोमेंटम हो सकता है, कोई भी ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। तो उन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो हम देखो, जैसे सपोज करें एक ये हमारा वेक्टर है 10 यूनिट का है जो कि, और दूसरा हमारा क्या है, सपोज करो ये 5 यूनिट का है। ठीक, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारे पास, 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। सपोज करो ये अल्फा एंगल बना रहा है ये 10 यूनिट के साथ, 10 यूनिट वेक्टर के साथ ये कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, अल्फा। अब ए इक्वल्स टू हम क्या सपोज कर सकते हैं, 10 यूनिट है, और बी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, 5 यूनिट है। तो इनका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स गिवन टू वेक्टर्स। तो एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू है 120 डिग्री, और कॉस 120 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कॉस 120 की वैल्यू हम 90 + 30 करके cos 90 + थीटा करके हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में वो चीज़ सीखी है। और वैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलता हूँ कि cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। अब हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, और cos 120 की वैल्यू है। रिजल्टेंट निकालने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे पास a की वैल्यू है हमारे पास 10 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 5, और cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पहले मैं एक बार cos 120 लिख देता हूँ, बाद में उसका वैल्यू पुट कर दूंगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और ये कितना हो जाएगा 100 × -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा कितना, r इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 100 + 25 -50, 100 + 25 -50, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 75 अंडर रूट 75, जिसको हम लिख सकते हैं 5√3। अच्छा, ये 5√3 क्या हो गया, रिजल्टेंट आ गया इन दोनों, मतलब इस चीज़ की वैल्यू है, ये जो रिजल्टेंट हमने ड्रॉ किया इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5√3 यूनिट, ये आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा एंगल। तो tan अल्फा का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, tan अल्फा का फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या आया था हमारे पास, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, sin थीटा मतलब sin 120 की वैल्यू होती है √3/2,
ए की वैल्यू कितनी है 10 है, बी की वैल्यू फिर से 5 और कॉस 120 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, हम डायरेक्ट ले रहे हैं तो 5 इंटू √3/2 यहाँ पे मैंने पुट किया और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 10 + 5 इंटू -1/2। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है हमारे पास 1/√3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास tan अल्फा इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 1/√3। अगर ये tan अल्फा 1/√3 आता है तो tan अल्फा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है। tan अल्फा इक्वल्स टू tan 30, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब जो ये रिजल्टेंट होगा वो अल्फा, जो ये एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा 10 यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये तरीका है हमारा रिजल्टेंट फाइंड करने का और एंगल फाइंड करने का। अगर यहाँ से हमें एंगल फाइंड निकालना हो तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120, ये टोटल तो 120 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 - 30, मतलब ये कितना हो गया 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो बी वेक्टर के साथ अगर हम एंगल निकालना चाहें तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। ए वेक्टर के साथ मतलब 10 यूनिट के साथ निकालना चाहें तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। इसने बोला था 10 यूनिट, तो हमने यहाँ पे 10 यूनिट सपोज कर लिया, इसको 5 मिनट सपोज कर लिया, और ये तरीका है हमारा रिजल्टेंट और एंगल फाइंड करने का। तो हम एंगल किसी एक के साथ एंगल, अगर आप सपोज करें यहाँ पे पूछा होता है हमारे पास कि 5 यूनिट मैग्नीट्यूड वेक्टर के साथ एंगल निकालो, तो भी हम क्या कर लेते हैं, सिंपल काम कर लेते हैं कि पहले 10 यूनिट के साथ निकाल लेते हैं और टोटल एंगल अगर हमारे पास गिवन है तो हम इसके साथ भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ईजी सा काम है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच वेक्टर का, किन्हीं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट के साथ का एंगल फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं और ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, और रिजल्टेंट तो हमने फाइंड कर ही लिया। तो ये हमारा पहला एग्जांपल था। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 2, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है 2, आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर, फाइंड देयर सम एंड डिफरेंसेस। मतलब हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनका दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो कितना है 2, ठीक है। उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। उन दोनों के सम और डिफरेंसेस हमें फाइंड करने हैं। सम मतलब रिजल्टेंट जो कि हमें आर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा से फाइंड करना है, और दूसरा -2ab cos थीटा से, ठीक है। तो हमारे पास दोनों वेक्टर हैं, a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर इक्वल्स टू 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अंडर रूट वही a² + b² + 2ab cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिग्री, और सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अंडर रूट a² + b² -2ab cos थीटा, ठीक है। दोनों में हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 × 2 cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। और उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ पुट कर देनी है हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 + 4 -2 × 2 × 2 cos कितना हो जाएगा हमारे पास 60। तो हमारे पास ये देखो, ये रिजल्टेंट कितना आ गया, जो सम है ये सम है, ठीक है, और ये डिफरेंस है। तो सम कितना आ गया हमारे पास 4 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 × 2, ऐसे मैं लिख देता हूँ। और cos 160 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और समेशन में सब्सट्रैक्शन में भी यही चीज़ हो जाएगी, 4 + 4 -4 × 2, और एक cos 160 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 + 4, मतलब ये कितना हो गया अंडर रूट 12 यूनिट, अंडर रूट 12 सम हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 12 यूनिट, या इसको हम लिख सकते हैं 2√3 यूनिट। और डिफरेंस जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 4 + 4 -4 ये अंडर रूट 4 बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 यूनिट। तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 2 यूनिट का, और सम हमारा आ जाएगा 2√3 यूनिट का, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल था जिसमें हमें सम और डिफरेंस दोनों फाइंड करने थे। दोनों का फॉर्मूला हमारे पास था, सिंपल तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको फाइंड कर दिया। अब अगर एंगल फाइंड करना होता तो हम एंगल ही फाइंड कर देते tan अल्फा का फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमारे पास एक फिगर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल गिवन है 60 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है a + b एंड a - b,
ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब रिजल्टेंट आर और एस दोनों हमें फाइंड करना है। अच्छा, इनके बीच का एंगल भी फाइंड करना है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें और रिजल्टेंट आर और एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, हम ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंगल हमारे पास गिवन है, सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3 और कॉस 60। ठीक है, ये आ जाएगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा 24 × 1/2, मतलब ये कितना हो गया 12। तो हमारे पास इसको हम जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा इसका आंसर अंडर रूट 37 यूनिट। रिजल्टेंट ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, टेन अल्फ़ा फाइंड करना है। तो टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, बी, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, साइन थीटा की वैल्यू साइन 60, थीटा की वैल्यू 60 है हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी है 4 है और बी की वैल्यू 3 कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 × √3/2 और इसको सॉल्व वॉल्व कर लेंगे हम। उसके बाद फिर इसका आंसर हम लिख देंगे जो भी आंसर आ रहा है। 3 × 1/2 इसकी वैल्यू होगी तो ये 3/2 हो जाएगा और ये √3/2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी हमारी 0.472। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि 0.472 किसकी, मतलब टेन में किस एंगल की वैल्यू होती है 0.472। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0.472। ये तरीका है हमारे पास रिप्रेजेंट करने का। जब हमें पता नहीं हो कि ये कौन सा एंगल है, ये वैल्यू किस एंगल की है टेन में, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि समय डिफरेंस भी निकालना है, मतलब ए माइनस बी भी निकालना है। तो हम ए माइनस बी निकाल देते हैं इधर। तो ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। और एस का फॉर्मूला हमारे पास कितना है, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एस इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 16 प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 9 माइनस 2 × 4 × 3 कॉस 60। ठीक है, इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे सारी वैल्यू तो ये आएगी अंडर रूट 13। ठीक है, अंडर रूट 13 यूनिट आ जाएगी इसकी वैल्यू। और जब हम इसमें टेन अल्फ़ा फाइंड करेंगे, टेन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, बी साइन सी थीटा अपॉन वही प्लस ए माइनस बी कॉस थीटा। तो इसमें जब सारी वैल्यू हम पुट करेंगे फिर से तो इसका आंसर आएगा हमारे पास। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू पुट करके इस कंडीशन में दिखा दी है। इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 1.04। तो हम लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1.04। तो इसको हम अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1.04। तो ये हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा इस केस का, ये अल्फ़ा है हमारे पास इस केस का। ठीक है, इसका रिजल्टेंट ये है, ए प्लस बी का रिजल्टेंट ये है और ए माइनस बी का रिजल्टेंट हमारे पास अंडर रूट 13 यूनिट्स आएंगी। अंडर रूट 13 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल थे, ये पैरेललोग्राम लॉग मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये 3 एग्जाम्पल थे। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।